राजा धर्मसेन अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की भीड़ उनके इर्द गिर्द खड़ी थी। सभी राजा की शक्ति और पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे। राजा के चेहरे पर गर्व छलक रहा था। महाराज, आज फिर हमारी सेना ने पड़ोसी राज्य के सैनिकों को हराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सब आपकी अपार शक्ति और वीरता का परिणाम है। ये तो होना ही था। इस धरती पर कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जो मुझसे टकरा सके। शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है और मैं इसे कभी हारने नहीं दूंगा। दरबार में जय जयकार गूंजने लगी। राजा संतोष से सिर हिलाने लगे। तभी एक सैनिक अंदर आ पहुंचा और सूचना देते हुए बोला, महाराज, शिकार की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। घोड़े तैयार हैं और सैनिक भी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो चलो आज देखता हूँ इस जंगल में कौन मेरा शिकार बनने के लिए तैयार बैठा है। राजा और उनके सैनिक महल से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद गहरे जंगल में राजा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। सैनिक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक राजा को रास्ते के किनारे एक बूढ़ा साधु दिखाई पड़ा जो थका हुआ और प्यासा प्रतीत हो रहा था। साधु राजा की ओर देखकर बोला, राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा जल दे सकते हैं? बुड्ढे, तुझे क्या लगा मैं यहाँ कोई दान पुण्य करने आया हूँ? अगर तुझे प्यास लगी है तो जा जंगल में कहीं पानी ढूंढ ले। सैनिक राजा की बात पर हंसने लगे, लेकिन साधु राजा की आंखों में गंभीरता से देखते हुए बोला, राजन, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। आज तुम जिसे अपनी शक्ति समझ रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा बनेगी। क्या बकवास कर रहे हो वृद्ध? मेरी शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मेरी शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। साधु अपने नेत्र बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और फिर राजा की ओर देखकर बोला, राजन, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी 3 संतानें होंगी, लेकिन वो साधारण नहीं होंगी। वो असीम शक्तियों के साथ जन्म लेंगी। क्या कहा? मेरी संतानें अद्भुत शक्तियों के साथ जन्म लेंगी? ये तो मेरे लिए वरदान हुआ। नहीं राजन, ये वरदान नहीं, ये एक श्राप होगा। जब वो बड़े होंगे तब उनकी शक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। लोग उनसे डरेंगे, उन्हें अस्वीकार करेंगे और तेरा वंश संकट में पड़ जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा हंसने लगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी संतानें इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। इतना बोलकर राजा अपने सैनिक के साथ आगे बढ़ गए। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ समय बाद राजमहल रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। राजा धर्मसेन और रानी सुलेखा राज सिंहासन पर बैठे थे। राजन, ये पूरे राज्य के लिए आनंद का दिन है। महारानी ने एक नहीं बल्कि 3 पुत्रों को जन्म दिया है। ये मेरे राज्य के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है और हमारा वंश सदियों तक बना रहेगा। तभी महल के बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। घनघोर बादल घिर आए। सैनिक और दरबारी घबरा गए। राजन, ये कैसा संकेत है? अचानक कितनी तेज आंधी क्यों आ रही है? ये कोई सामान्य घटना नहीं लगती। लगता है स्वयं प्रकृति हमें कुछ संकेत दे रही है। मूर्ख मत बनो, ये सिर्फ मौसम का बदलाव है। हमारे राजकुमारों का जन्म हुआ है तो पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति को स्वीकार कर रहा है। समय बीतने लगा। तीनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन जल्द ही तीनों राजकुमार अर्जुन, वसंत और तरुण की शक्तियाँ प्रकट होने लगी। एक दिन मंत्री राजा से बोला, महाराज, राजकुमार अर्जुन जहाँ भी जाते हैं वहाँ हवा उनके इशारों पर चलती है। वसंत जिस चीज को छूते हैं वहाँ हरियाली भर जाती है, लेकिन कभी कभी मौसम बिगड़ भी जाता है। तरुण की आंखें रात में सितारों जैसी चमकती हैं और अंधकार में भी वो स्पष्ट देख सकते हैं। राजा धर्मसेन को अचानक साधु का श्राप याद आ गया। तो वो साधु सच कह रहा था। ये वरदान नहीं, अभिशाप है। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। कुछ समय बाद महल के बाहर अजीब अजीब सी अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग राजकुमारों को देवता मानने लगे तो कुछ लोग उन्हें शापित समझने लगे। एक दिन राजा खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने 3 पुत्रों को खेलते हुए देखकर अपने आप से बोले,
अगर ये शक्तियां मेरे पुत्रों के लिए बोझ बन गई तो उनका भविष्य क्या होगा? क्या सच में मेरे वंश पर संकट आ जाएगा? 20 वर्ष बाद महल के आंगन में तीनों राजकुमार अर्जुन, वसंत और तरुण तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। उनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। तभी महल का वातावरण असामान्य हो गया और एक नौकर दौड़ता हुआ राजा धर्मसेन के पास जाकर बोला, महाराज, राजकुमार अर्जुन ने केवल एक इशारे से बवंडर खड़ा कर दिया। और वसंत और तरुण? राजकुमार वसंत की उपस्थिति से महल के आसपास की झीलों में अजीब लहरें उठ रही हैं और राजकुमार तरुण की आंखों की चमक से अंधेरे में भी महल रोशन हो रहा है। राजा तुरंत उठकर महल की छत पर चले गए और अपने पुत्रों को देखने लगे। उनके आसपास कोई नहीं था। महल के लोग उनसे दूरी बना रहे थे। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आ पहुँचा। राजा धर्मसेन अपने मंत्री की ओर देखकर बोले, तीनों राजकुमारों से महल के लोग आखिरकार दूरी क्यों बना रहे हैं मंत्री? मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। महाराज, आपके तीनों पुत्रों के अंदर विचित्र शक्तियां हैं। लोग उनसे डरते हैं, उनसे खौफ खाते हैं। कोई भी उनके करीब आने से घबराता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो प्रजा का कोई भी नागरिक मेरे तीनों पुत्रों से कैसे जुड़ेगा? और जब तक कोई नागरिक जुड़ेगा नहीं तो फिर वो इस राज्य में शासन कैसे कर पाएंगे? सवाल ये नहीं है कि वो इस राज्य में शासन कैसे कर पाएंगे। सवाल ये है कि महल के लोगों की दूरी और प्रजा की दूरी आपके तीनों पुत्रों को अकेला कर देगी। ये सुनकर राजा धर्मसेन गहरी चिंता में डूबते हुए वहाँ से चले गए। अगले दिन राजा धर्मसेन अपने मंत्री से बोले, कल मैंने तुम्हारी बात पर बहुत विचार विमर्श किया और मैंने फैसला किया है कि मेरे तीनों पुत्र अब जवान हो चुके हैं और उन तीनों का अकेलापन खत्म करने के लिए उन तीनों का विवाह करना ही समस्या का समाधान है। जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में मेरे तीनों पुत्रों के विवाह का प्रस्ताव भेज दो। राजा का आदेश सुनकर मंत्री ने ऐसा ही किया। मगर किसी भी राज्य का राजा जब राजा धर्मसेन के पुत्र के बारे में सुनता तो वो घबराकर मना कर देता और किसी भी राज्य की राजकुमारी भी राजा धर्मसेन के तीनों पुत्रों का नाम सुनते ही डर जाती। कुछ दिन बाद मंत्री राजा धर्मसेन से बोला, महाराज, हमने कई राज्यों में प्रस्ताव भेजा लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। इनकार? वे मेरे पुत्रों को ठुकरा रहे हैं, क्यों? महाराज, प्रजा में कई अफवाहें फैल चुकी हैं। लोग कहते हैं कि राजकुमारों के पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे सामान्य जीवन नहीं जी सकते। कुछ उन्हें देवता मानते हैं तो कुछ शापित। मूर्ख, मेरे पुत्र किसी शापित योद्धा से कम नहीं बल्कि वे शक्ति का प्रतीक हैं। परंतु महाराज, यही शक्ति अब लोगों में भय पैदा कर रही है। किसी भी राजा को भयभीत राजकुमारों के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ना है। ये सुनकर राजा धर्मसेन क्रोधित हो उठे, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित भी। राजा धर्मसेन मंत्री से बोले, तो क्या मेरे पुत्र जीवन भर कुंवारे ही रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मेरे खानदान का तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। राजा धर्मसेन की बात सुनकर मंत्री गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, महाराज, आपको याद है कि वर्षों पहले आपने एक साधु का अपमान किया था और उसी साधु ने आपको श्राप दिया था कि आपकी 3 संतानें अलौकिक शक्तियों के रूप में जन्म लेंगी। मगर उस समय आपने इसे वरदान समझा था और साधु ने कहा था कि समय रहते तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। ये सुनकर राजा धर्मसेन के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और उनकी आंखों के सामने 20 वर्ष पुरानी घटना ताजा हो गई। तुमने सही कहा मंत्री, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस स्थान पर दोबारा जाऊंगा जहां पर वो साधु मुझसे मिला था और मैं उससे क्षमा मांगूंगा। अगले दिन राजा धर्मसेन अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। उनके मन में बस एक ही प्रश्न था, क्या सच में उनके पुत्र शापित हैं? जंगल अब भी वैसा ही शांत और रहस्यमयी था। राजा चारों ओर देखने लगे लेकिन साधु कहीं नहीं दिखा। साधु, तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ। मैंने तुम्हारी बातों को पहले मजाक समझा लेकिन अब मैं सच जानना चाहता हूँ।
कुछ क्षणों के बाद एक हल्की रोशनी प्रकट हो गई। पेड़ों के पीछे से वही वृद्ध साधु प्रकट हो गए जिनसे राजा वर्षों पहले मिले थे। साधु के चेहरे पर वही गंभीरता थी। राजन, तुम्हें यहाँ आने में बहुत समय लग गया। क्या अब भी अपने अहंकार में डूबे हो? नहीं, अब मेरा अहंकार टूट चुका है।